तो हम लोग अब बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो सीरीज चल रही थी उस सीरीज में अपना नेक्स्ट लेक्चर लेके आए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। पीछे के तीनों वीडियो लेक्चर मुझे विश्वास है कि आप लोगों ने कंप्लीट कर लिए होंगे। पहले लेक्चर में हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में वाइटल फोर्स थ्योरी और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और उससे रिलेटेड क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को पढ़ा था। सेकंड लेक्चर में हमने कार्बन और उसके टाइप्स को पढ़ा था, चाहे वो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, आइसो, नियो, एलाइलिक, बिनाइलिक, बेंजाइलिक, एसाइलिक, अल्फा, बीटा, गामा, कोई भी कार्बन का टाइप हो हमने पढ़ लिया था। थर्ड लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया था, डिग्री ऑफ कार्बन, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, डिग्री ऑफ एल्किल हैलाइड, अब एरोमेटिक रिंग है तो एराइल हैलाइड बोल देंगे, और डिग्री ऑफ अमीन्स को पढ़ा था। आज हम लोग देख रहे हैं इस वीडियो लेक्चर में रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है उसको रिप्रेजेंट हम लोग तीन तरीके से कर सकते हैं, जो आपको बोर्ड पे दिख रहा है। पहला तरीका हमारे पास है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, दैट मींस द एक्चुअल फॉर्मूला ऑफ द मॉलिक्यूल। इसका मतलब क्या है, एक्चुअल फॉर्मूला ऑफ द मॉलिक्यूल, एक्चुअल फॉर्मूला ऑफ मॉलिक्यूल। तो अपने को यह ध्यान रखना है, इनको डिफाइन नहीं करना है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो होता है वो तीन बेसिस पर होता है, या तो किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का अपना एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, या स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है, या बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन होता है, जिसको बॉन्ड लाइन नोटेशन भी बोलते हैं। बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन या बॉन्ड लाइन नोटेशन। बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जो होता है वो दो टाइप से फर्दर क्लासिफाइड किया जाता है। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला या तो कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है, कंडेंस्ड कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, या एक्सपेंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ये दो होते हैं। इसको ध्यान रखना कि मैं शॉर्ट में इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को मैं शॉर्ट में MF बोल रहा हूं, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला को SF लिख लो। एक्सपेंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है तो ESF बोल दो, और यहां पे कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है तो CSF बोल दो, कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब यहां पे एक होता है बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन या नोटेशन, इसको बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन भी बोलते हैं, बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। ध्यान रखो, अब ये बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन है तो कोई भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जो कोई भी मॉलिक्यूल का जो फॉर्मूला होता है या कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है उसको हम तीन वे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फर्स्ट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेकंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला को हम दो वे से रिप्रेजेंट करते हैं, या तो कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का, या एक्सपेंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का, या बॉन्ड लाइन नोटेशन या बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। तो तीन वे से हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेकंड वन इज स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, थर्ड वन इज बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। तो हम लोग क्या करते हैं, किसी एग्जांपल को लेके, क्योंकि यहां पे हमें डेफिनेशन थोड़ी बनानी होती कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को डिफाइन करो, वो तो हम लोग 11th में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है और एम्पायरिकल फॉर्मूला क्या होता है वो चीज हम पढ़ के आए हुए होते हैं। बट यहां पे एक एग्जांपल से समझते हैं इनके बारे में कि किसी भी एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को हम कैसे इन वे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आपको यहां पे सीखना है। देखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं हम। यहां पे आप देख लें, यहां पे मैं एग्जाम्पल लेके चलता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया, सपोज करो नॉर्मल पेंटेन। क्या लिया? नॉर्मल पेंटेन। अब नॉर्मल पेंटेन हमारा एक क्या है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। ये हमने एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल लिया, ऑर्गेनिक कंपाउंड या मॉलिक्यूल। तो इस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को हमने क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। कितने तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो फर्स्ट मैंने क्या बताया आपको, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अगर मैं कहीं अब MF लिखूं तो इसका मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो नॉर्मल पेंटेन है, एल्केन को हम लोग सुने, बचपन से सुनते आए हैं, एल्केन
इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnS2n+2। आप लोग जानते हैं यहां n आपके पास n यहां पे अगर पेंटेन है तो पेंटेन के लिए n की वैल्यू आप क्या लेके चलोगे 5, तो यहां पे अगर 5 रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा C5H2 × 5 + 2 दैट इज इक्वल C5H12। तो दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द नॉर्मल पेंटेन। नॉर्मल चेन का मतलब होता है नॉर्मल, ये नॉर्मल चेन बनाएगा इसलिए आप केवल पेंटेन बोल सकते थे, तो ये है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द पेंटेन। गॉट इट। अब सेकंड चीज आती है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब स्ट्रक्चरल फॉर्मूले में भी हमें दो कैटेगरी दिखानी है। दो कैटेगरी हमारे पास कौन सी है, एक है कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला और एक है एक्सपेंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, जो मैंने आपको इधर बताया था। तो पहले देखते हैं कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला और फिर देखेंगे एक्सपेंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला की और एक्सपेंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला की बात करें तो एक्सपेंडेड को पहले देखो कितने नंबर ऑफ कार्बन है। भाई हम लोग बात कर रहे हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला की, तो पहले हम देखते हैं एक्सपेंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो अगर कहीं भी 5 कार्बन है तो 5 कार्बन आप इस तरीके से बना सकते हैं, क्योंकि एल्केन है तो सभी कार्बन किससे बॉन्डेड होंगे, सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड होंगे। तो 1 2 3 4 एंड 5। अब इनको बैलेंसिंग आप जानते हो, टेट्रा बैलेंसी कंप्लीट करनी होती है, तो यहां पे आप टेट्रा बैलेंसी कंप्लीट करेंगे, अपने आप हाइड्रोजन यहां आ जाएंगे। ये 1 बॉन्ड है तो 3 इलेक्ट्रॉन की 3 हाइड्रोजन, यहां भी 1 है टर्मिनल पे तो ये भी 3। अब 1 2 बॉन्ड दिख रहा है यहां पे, तो कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन यहां रखोगे, इसको मैं अलग कलर से कर दे रहा हूं जिससे समझ सको 2, क्योंकि 1 बॉन्ड ये और 1 बॉन्ड ये, तो ये अपने पास क्या हो जाएंगे। बट मैं यहां पे पता है क्या बात कर रहा हूं, देखो इस चीज को मैं रफ कर रहा हूं पहले, यहां पे देखना समझना। मैंने 5 कार्बन लिए, 1 2 3 4 एंड 5, और पांचों कार्बन में आपको क्या करना है, बैलेंसिंग करनी है, मतलब टेट्रा बैलेंसी कंप्लीट करनी है। तो 1 बॉन्ड है तो 3 की रिक्वायरमेंट है। बट यहां पे आप ध्यान दें, एक चीज मैं जो यहां बताना चाह रहा था, मैं एक्सपेंडेड बता रहा हूं। तो एक्सपेंडेड के लिए देखें यहां पे क्या होगा, एक कार्बन को कितने हाइड्रोजन की और रिक्वायरमेंट है टेट्रा बैलेंसी कम 3 की, तो 1 2 3। यहां पे 1 2 बॉन्ड इसके कंप्लीट है तो यहां पे कितने की रिक्वायरमेंट है, 2 हाइड्रोजन की। यहां पे 1 2 कंप्लीट है, कितने की रिक्वायरमेंट है, 2 हाइड्रोजन की। यहां 1 2 कंप्लीट है, कितने की रिक्वायरमेंट है टेट्रा बैलेंसी करने के लिए, 2 हाइड्रोजन की। और यहां पे भी कितने की रिक्वायरमेंट है, इसको मैं यहां से हटा दे रहा हूं जिससे आपको क्लियर दिख जाए। यहां पे अपने को जो रिक्वायरमेंट है वो कितने की है, ये 1 बॉन्ड है तो यहां पे 1 2 3 और ये वाला 4। इस तरीके से हमने क्या किया, टेट्रा वैलेंसी कंप्लीट की। जो मेरा ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में अगर मैं देखूं, तो यहां पे कार्बन की मैंने क्या की, टेट्रा वैलेंसी कंप्लीट की। और आपको पता एक्सपेंडेड फॉर्म है, ओपन है, देखो एक्सपेंडेड फॉर्म है पूरी। एक्सपेंडेड का मतलब तो समझते हो। तो यहां पे इस स्ट्रक्चर को हम लोग कंडेंस्ड करते हैं, ये खिंचा हुआ स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग कंडेंस्ड करते हैं तो वो ऊपर स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो देखो कंडेंस्ड स्ट्रक्चर कैसा होगा, अगर मैं यहां देखूं तो यहां पे ये कितना है, CH3 है, ये क्या है CH2, ये भी क्या है CH2, ये भी क्या है CH2 और ये क्या है CH3। तो इनको इकट्ठा करके इस तरीके से लिखेंगे, पहले टर्मिनल पर CH3, फिर CH2, फिर CH2, फिर CH2 एंड देन लास्ट CH3। तो ये हमारा क्या है, कंडेंस्ड। हमने इनको इस स्ट्रक्चर को क्या कर दिया, कंडेंस्ड कर दिया। और इसी स्ट्रक्चर को अगर एक्सपेंड कर दें तो ये फॉर्म हो जाएगी। तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हम लोग 2 कैटेगरी से इसको दिखा सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर एक्सपेंडेड फॉर्म ये होती है और कंडेंस्ड फॉर्म इसकी ये होती है। कैसे हम लिख रहे हैं उस चीज को आप बेहतर तरीके से समझ पा रहे होंगे। अगर मैं बात करूं अब थर्ड की, कि थर्ड हमारे पास था क्या है, थर्ड है हमारे पास बॉन्ड लाइन नोटेशन, BLN में लिख ले रहा हूं, बॉन्ड लाइन नोटेशन। आप सुन भी पा रहे हैं, बॉन्ड लाइन नोटेशन है, बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। तो बॉन्ड लाइन नोटेशन में क्या होता है, पॉइंट के थ्रू आप करते हैं कार्बन को रिप्रेजेंट, और फिर उन डॉटेड पॉइंट को, वो उन पॉइंट्स को हम आपस में मर्ज करा देते हैं। जैसे मैं बात करूं आपसे, यहां समझना, यहां पे क्या है वो समझे। पहला कार्बन ये है, मैं लिख के चल रहा हूं, सेकंड, थर्ड, जिगजैग वे में कर दो 4 5,
5 हैं भाई। नॉर्मल पेंटेन के लिए n की वैल्यू कितनी होती है 5, तो वो चीज हमें दिखानी है। तो देखो जहां पे हमारा कार्बन, मैं अगर देसी भाषा में कहूं कटा मुड़ा झुका कुछ भी हो, बेंट है या टर्मिनल से है, तो ये प्रत्येक जगह क्या है कार्बन, ये भी क्या है कार्बन जहां बेंट है, ये इस तरीके से ये। पर एक चीज ध्यान ये रखनी है कि अगर n की वैल्यू, नंबर ऑफ कार्बन्स की वैल्यू ऑड है, तो दोनों जो टर्मिनल होंगे, जो टर्मिनल कार्बन होंगे वो सेम डायरेक्शन में होंगे, इन सेम डायरेक्शन। बट अगर मैं बात करूं कि अगर n की वैल्यू इवन आती है, अगर n नंबर ऑफ कार्बन इवन है, तो दोनों टर्मिनल जो होंगे कार्बन के वो डिफर डायरेक्शन में होंगे। कैसे होंगे? डिफरेंट डायरेक्शन में। इस चीज को ध्यान रखना। आप यहां पे देखें कार्बन फर्स्ट और कार्बन फिफ्थ दोनों टर्मिनल कार्बन है वो सेम डायरेक्शन में है। सेम डायरेक्शन में कब होता? अगर कभी भी हम बना रहे कोई बड़ा स्ट्रक्चर और हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन एटम है और वो डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो समझ लेना कार्बन की नंबरिंग हमने कहीं ना कहीं गलत की है। तो इसको हमने देखा, एक बार मैं इसको छोटा करके दिखाता हूं। इधर देखें, ये है हमारे पास जो अभी हमने बनाए हुए। अभी हमने लिया था नॉर्मल पेंटेन को। अगर नॉर्मल पेंटेन की बात की तो ये है हमारे पास, ठीक है। अब यहां पे एक चीज ध्यान रखना, मैं एक एग्जांपल और लेके चलता हूं। मैं इसको ऊपर की ओर शिफ्ट कर रहा हूं और एक एग्जांपल देखें। अगला एग्जांपल मैं लेके चल रहा हूं। सपोज करो मैंने अगला एग्जांपल लिया, सेकंड एग्जांपल नॉर्मल हेक्सेन। मैं एक इवन नंबर में लेके चल रहा हूं, नॉर्मल हेक्सेन। अब इसको हम लोग रिप्रेजेंट करके देखते हैं। तो पहला तरीका क्या है? इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैंने बताया जो एक्चुअल फॉर्मूला होता है, एल्केन है तो एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2। नॉर्मल हेक्सेन का मतलब नंबर ऑफ कार्बन कितनी है? 6 हैं। तो अगर मैं 6 रखूंगा तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बन जाएगा? C6H2 × 6+2 दैट मींस H14। तो दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ नॉर्मल हेक्सेन। अगर मैं बात करूं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला की, तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला या तो एक्सपेंडेड होगा या कंडेंस्ड होगा। सबसे पहले हम एक्सपेंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिख ले रहे हैं, एक्सपेंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, और एक मेरे पास है कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो अगर मैं एक्सपेंडेड के थ्रू कंडेंस्ड आसानी से दिख जाएगा। तो इसमें एक्सपेंडेड कैसे करते हैं? नंबर ऑफ कार्बन 6 हैं तो 6 कार्बन को लेके चलें भाई। ये लो 1 एल्केन है, सिंगली बॉन्डेड होंगे। ये अपने पास 4, 5 एंड 6। अब मैं यहां पे हाइड्रोजन से टेट्रावैलेंसी कंप्लीट कर रहा हूं। अगर हाइड्रोजन के थ्रू टेट्रावैलेंसी कंप्लीट करोगे अपने आप H14 आएंगे। देखो इस कार्बन के पास एक बॉन्ड है, एक बॉन्ड कंप्लीट है बैलेंसी, तो 3 बैलेंसी बची हुई है। तो इसका एक्सपेंडेड फॉर्म बनाना है तो 1 2 3 बैलेंसी, तो 1 2 3 हाइड्रोजन लगा दो। इसके 2 बॉन्ड कंप्लीट है तो कितने की रिक्वायरमेंट है टेट्रावैलेंसी? 4, 2 की। ये भी 2 कंप्लीट है तो 2 की रिक्वायरमेंट है। यहां भी 2 कंप्लीट है, 2 की रिक्वायरमेंट है। यहां भी 2 कंप्लीट है, 2 की रिक्वायरमेंट है। 2 कौन से? एक इस वाले कार्बन से, एक इस वाले कार्बन से। बस ये टर्मिनल वाला है, इसके साथ एक ही कार्बन से ये बॉन्ड बना रहा है, सिंगल बॉन्ड है। इसको कितने की रिक्वायरमेंट है टेट्रावैलेंसी के लिए? 3 की। तो ये 3 हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है। तो अब ये देखेंगे नंबर ऑफ, अगर हाइड्रोजन आप काउंट करेंगे तो 3 2 5 2 7 2 9 2 11 और 3 14। तो उतने ही निकलने चाहिए और उतने ही आएंगे अगर टेट्रावैलेंसी कंप्लीट करोगे। अब मैं बात कर ले रहा हूं इसके एक्सपेंडेड की जगह पे कंडेंस्ड की। तो आप यहां पे देखें, यहां पे क्या है? CH3, ये क्या है? CH2। तो लिखते जाएं यहां पे CH3 CH2। आप देखते चले वहां पे ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5 और लास्ट में टर्मिनल CH3 का है। तो दिस इज द कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। यहां पे थोड़ा सा ही कर लें, कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ये एक्सपेंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। ऊपर भी मैंने एक बार चेक कर ले रहा हूं, मैंने स्ट्रक्चरल फॉर्मूले में शॉर्ट में यहां पे देख लें, हाँ कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल और एक्सपेंडेड है, ठीक है। मैं अगले एग्जांपल पे पहुंच रहा हूं। यहां पे देखें मेरे पास, यहां पे देखें इस चीज को, यहां पे देखें। अब मेरे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया, मेरे पास यहां पे
इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में मैंने एक्सपेंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी देखा, जिसको मैंने कंडेंस्ड करके भी देख लिया। आप देख सकते हैं यहां पे आपको दिख रहा है, अगर आप कंडेंस करेंगे तो कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ये आ गया। तो अब नॉर्मल हेक्सेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो गया। थर्ड फॉर्मूला कौन सा है मेरा? बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। तो बॉन्ड लाइन नोटेशन मैंने क्या बताया आपको कि कार्बन आपको पॉइंट के थ्रू रखना, फिर 1 2 3 जिगजैग वे में कर दिए, 4 5 एंड 6। अब आपको यहां पे चेक करने का मैंने तरीका भी बता दिया है। ये क्या होते हैं? ये कार्बन से आपके क्या हैं? कार्बन से। मैं अलग पॉइंट से दिखा दे रहा हूं, ठीक है। जो बैंड फॉर्म में है टर्मिनल पे, ये कार्बन्स होते हैं सभी। तो आप यहां पे देखें नंबर ऑफ कार्बन कितने? 6 हैं। इसका मतलब है कि दोनों टर्मिनल जो हैं, बोथ टर्मिनल जो हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए। एक देखिए डाउनवर्ड, एक अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो दोनों टर्मिनल अपोजिट डायरेक्शन में होंगे अगर नंबर ऑफ कार्बन कैसे हो? इवन हो। अगर नंबर ऑफ कार्बन ऑड है तो कैसे होते हैं? आपके सेम डायरेक्शन में। दो एग्जाम्पल आपने देख लिए, दोनों एग्जाम्पल को आप समझते चल रहे हैं मेरे साथ में। मैं इसको एक बार दिखा दे रहा हूं पूरे को, जो अभी पढ़ाया आपको, ठीक है। पहला पेज ये था अपने पास, इसमें भी मैं थोड़ा सा इस तरीके से दिखा दूं जिससे आप समझ सकें। चलिए आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लेते रहिए। पहला, इसको मैं ऊपर शिफ्ट करूंगा, जल्दी जल्दी से स्क्रीनशॉट लेते रहिए। चलिए मैं नेक्स्ट ऊपर बढ़ रहा हूं। यहाँ पे इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया था नॉर्मल पेंटेन के लिए। ये नॉर्मल पेंटेन वाला पार्ट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। हाँ अब लीजिए, अब साफ दिखाई दे रहा होगा। इसी तरीके से एक एग्जांपल और लिया मैंने नॉर्मल हेक्सेन का। अगर मैं नॉर्मल हेक्सेन को दिखाना चाहूँ तो ये थोड़ा सा ज़्यादा बिगर हो रहा है, तो इसको मैं स्मॉलर कर दे रहा हूँ। नॉर्मल हेक्सेन, ये अपने पास नॉर्मल हेक्सेन है, थोड़ा साफ हो जाने दीजिए। यस, अब यहां से आप नॉर्मल हेक्सेन को लिख सकते हैं। इसी तरीके से आप नॉर्मल हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, डेकेन, अनडेकेन, डूडेकेन, ट्राइडेकेन, किसी का भी बना सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो आप यहां से प्रैक्टिस करिएगा कि किसी भी जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो मैंने बता दिया है आपको, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन के बारे में आप जानते हैं। जनरल फॉर्मूला में एन की वैल्यू आप रखेंगे और उसके बाद आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देख लेंगे। उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला 2 बेस से, पहले एक्सपेंडेड, फिर उसी का कंप्रेस करके उसको कंडेंस्ड कर देंगे। और उसके बाद हमने बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में ध्यान रखना, अगर नंबर ऑफ कार्बन अगर ऑड है तो दोनों टर्मिनल सेम डायरेक्शन में होने चाहिए, और अगर नंबर ऑफ कार्बन आपके डिफर हैं, मतलब इवन हैं, तो वो टर्मिनल कैसे हो जाएंगे? अपने आप खुद ही अपोजिट डायरेक्शन में दिखाई देंगे। और इवन होने के बावजूद अगर आपका कहीं बड़ी चेन में सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने कार्बन कम ज्यादा कर दिया है, ठीक है। चलिए मैं नेक्स्ट चीज बताने जा रहा हूं आपको। देखें इसके अंदर सिंगल बॉन्ड, अपने को पता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में या तो मॉलिक्यूल के पास या तो सैचुरेटेड होते हैं या अनसैचुरेटेड होते हैं। अपने को पता है डबल और ट्रिपल किस में आते हैं? अनसैचुरेटेड में। ये किस में आते हैं? अनसैचुरेटेड। आपने हाइड्रोकार्बन में पढ़ भी रखा। और ये किस में आता है? सैचुरेटेड में। सैचुरेटेड, यहां पे ध्यान दें। सिंगल बॉन्ड का मतलब है, अगर इसका मतलब है कि ये किस में होता है? एल्केन में। एल्केन के बारे में हम लोग जानते हैं, एल्केन, और ये एल्कीन के लिए डबल बॉन्ड को लेके चलते हैं हम लोग कार्बन कार्बन के बीच में, और यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड में एल्काइन लेके चलते हैं। अगर मैं इनके जर्नल फॉर्मूले की बात करूं तो एल्केन का जो जर्नल फॉर्मूला होता है GF, जनरल फॉर्मूला वो क्या होता है? CnH2n+2। और यहाँ पे आपने छोटी क्लास में ये पढ़ भी रखा है कि जो n की वैल्यू होती है वो यहाँ पे आपकी 1 2 3 एंड सो ऑन लेके चलते हैं। जबकि यहाँ पे जो जनरल फॉर्मूला होता है वो कितना होता है? CnH2n होता है, पर यहाँ n की वैल्यू 2 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ऐसा क्यों है? अगर यहाँ पे हम 1 रख के चलेंगे तो C1H2 आ जाएगा, जिससे कि कार्बन की टेट्रावैलेंसी कंप्लीट नहीं होती, इसलिए 1 से स्टार्ट नहीं करते हैं। एल्काइन का जनरल फॉर्मूला CnH2n-2 है, बस एल्कीन को ध्यान रखो, +2 है तो एल्केन, -2 है तो एल्काइन। और यहाँ पे आप ध्यान दे सकते हो, यहाँ भी n की वैल्यू 2 3 एंड सो ऑन लेके चलते हैं, 1 यहां भी नहीं लेते हैं। इन दोनों केस में यहां पे अगर 1 लेके चलोगे तो C1H0 हो जाएगा। और कोई भी दुनिया का ऐसा हाइड्रोकार्बन नहीं होता जिसमें कार्बन ही कार्बन हो, हाइड्रोजन ना हो। हाइड्रोकार्बन नाम ही है कि हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनना चाहिए। और इसके साथ साथ आपको एक चीज और पता होनी चाहिए कि जो सिग्मा सिंगल बॉन्ड होते हैं
जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होते हैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होते हैं और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि सिंगल बॉन्ड में, इन सिंगल बॉन्ड का मतलब होता है 1 सिग्मा बॉन्ड, डबल बॉन्ड का मतलब होता है 1। अभी टेट्रावैलेंसी कंप्लीट नहीं है, अगर टेट्रावैलेंसी करोगे तो यहाँ 3 बॉन्ड इधर फ्री दिखाने पड़ेंगे, इधर भी 3, इसके पास 2 बॉन्ड फ्री दिखाओगे, इसके पास सिंगल बॉन्ड फ्री दिखाओगे, वो आप 4 कर सकते हो। मैं जो बता रहा हूँ सिंगल बॉन्ड का मतलब 1 सिग्मा बॉन्ड, डबल बॉन्ड का मतलब है 1 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड, 1 सिग्मा एंड 1 पाई बॉन्ड, और ट्रिपल बॉन्ड का मतलब है 1 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड। ये चीज अपने को ध्यान रखनी है। इसमें सिंगल बॉन्ड का मतलब 1 सिग्मा बॉन्ड, डबल बॉन्ड का मतलब 1 सिग्मा एंड 1 पाई बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड का मतलब 1 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड। इसको एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। फिर मैं नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ रहा हूं। चलिए अगला पॉइंट, ये हाइब्रिडाइजेशन के बारे में देखो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर अपने, और वैसे तो हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग में हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा है कि sp हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, एक्चुअल हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, और हमारे पास क्या होता है, कितने टाइप का होता है sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2, sp3, sp3d, sp3d3, sp3d2 और dsp2, ये सब हमने पढ़ रखे हैं। बट एक्चुअल यहाँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर केवल 3 ही आपके हाइब्रिडाइजेशन वर्क करते हैं, एक sp, एक sp2 और sp3। वो सिंपल है, वहां तो हम कई सारे पढ़ के आए थे। कहां पे? केमिकल बॉन्डिंग में। तो यहां पे देखें हमें 3 टाइप के कौन से होते हैं। अगर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लॉन पेयर दोनों की संख्या अगर 2 है या 3 है या 4 है, तो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन जब नंबर ऑफ सिग्मा और पाई लॉन पेयर की नंबर दोनों का समेशन, या केवल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 2 हो सकते हैं, लॉन पेयर हो ही ना, 0 हो, मतलब ओवरऑल ये दोनों का समेशन 2, 3, 4 हो, तो 2 होने पर हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp। 3 होने पर क्या होगी? एक s 2 p। देखो ना, 2 का मतलब ए सिंगल s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप कर रहे होंगे। यहां पे 1s 2p का मतलब 3, और यहां पे क्या हो जाएगा? sp3। ध्यान रखना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर 3 ही टाइप की अपने हाइब्रिडाइजेशन का यूज है, तो आप 3 टाइप का ध्यान रखें। रही शेप की बात, इसकी शेप होती है लीनियर। कैसी होती है? लीनियर। और इसकी कैसी होती है? ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर। और इसकी शेप कैसी होती है? टेट्राहेड्रल। कैसी होती है? टीडी से भी रिप्रेजेंट करते थे या टीएच से, टेट्राहेड्रल। अब यहां पे मैं शेप भी दिखा दे रहा हूं अगर आप देखना चाहें। लीनियर का मतलब आप इस तरीके से दिखा, लीनियर का मतलब मैं लीनियर शेप की मैं बात करूं तो लीनियर शेप आप इस तरीके से दिखा सकते हैं, लीनियर। और यहां पे इसका बॉन्ड एंगल कितना होता है? बॉन्ड एंगल आप जानते हैं लीनियर के लिए क्या? 180 होता है। तो ये बॉन्ड एंगल हो गया। ट्राइगोनल प्लेनर कैसी दिखती है? ये कार्बन मिड में दिखा दो, कुछ इस तरीके से शेप होती है, आप इनको इस तरीके से जोड़ के दिखा दें। और जो बॉन्ड एंगल होता है, जो बॉन्ड एंगल होता है ये 120 डिग्री का होता है। अगर टेट्राहेड्रल की मैं बात करूं तो टेट्राहेड्रल में आपने देख रखा है इस तरीके से कि टेट्राहेड्रल में जो शेप होती है वो कुछ इस टाइप की होती है, और जो बॉन्ड एंगल होता है वो 109 डिग्री एंड 28 मिनट का होता है। ये बेसिक जानकारी आप 11th में लेके आएंगे। ये कार्बन है, 4 कार्बन हैं जिनको आप दिखा सकते हो। अब यहां पे देखो ये शेप हो गई, ठीक है, इनके नाम हो गए। अब परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर, अब ध्यान रख लो, परसेंटेज का मतलब 100 में से एक एस एक पी है, तो 2 हैं, दोनों में 50% एस होगा 50% पी होगा। तो परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर अगर 50% है तो परसेंटेज ऑफ पी करेक्टर भी लिखा होता तो 50% कर देते। अगर मैं बात करूं sp2 में 1/3 आपका एस है तो 100/3 कर देंगे। यहां 1 भाई 2 पार्ट है, एक एस है, आधा एस है, आधा पी है, तो 50% हो जाएगा। एस करेक्टर लिख रहे हैं, पी भी होता तो भी 50। अगर परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर की sp2 में बात करेंगे तो 1/3 एस है, तो 1/3 का मतलब 100/3, तो यहां पे 1/3 क्या करेंगे? 1/3 का मतलब 33.3%। अगर मैं बात करूं आपसे sp3 में ये 1/4 पार्ट है एस करेक्टर का, तो यहां पे कितना परसेंट होगा? 25%। अगर इसी की जगह पे मैं बात करूं परसेंटेज ऑफ पी करेक्टर की तो 100 - 50%, 100 - 33 और 100 - 25 कर लोगे। इस तरीके से ध्यान रखना। बस यहां पे एक खास बात है जिसको अपने को ध्यान रखनी। खास बात क्या है वो ध्यान दो कि जो परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर होता है, परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। जितनी ज्यादा परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर होगा उतना ज्यादा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। तो ये अपने को ध्यान रखना है, जो मैं 11th में भी आपको पढ़ाया हुआ है।
देखें इसके साथ साथ मतलब मेरा सिंपल सा फंडा यहाँ पे क्या आपने को ध्यान रखना, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड या लोन पेयर दोनों की समेशन अगर 2 है तो हाइब्रिडाइजेशन हमेशा 3 sp होगा और शेप लीनियर बॉन्ड एंगल 180, परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर ये इसी तरीके से ये हो जाएगा। और सबसे सिंपल वे मैं बता देता हूं, इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, फिर थोड़ा सा मैं ऊपर की ओर शिफ्ट करने जा रहा हूं। चलिए देखें मैं और क्या बताने जा रहा हूं, सबसे सिंपल तरीका समझ। एक चीज और ध्यान रखना कि पाई बॉन्ड जो होते हैं वो डज नॉट, क्या लिखो, पाई बॉन्ड डज नॉट टेक पार्ट इन द हाइब्रिडाइजेशन। पाई बॉन्ड पार्टिसिपेट नहीं करता हाइब्रिडाइजेशन में, इस पॉइंट को ध्यान रखना। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, काम की बात सुने यहां पे, काम की बात यह है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हो उसमें कैसे हम लोग sp sp2 sp3 दिखा देंगे। जैसे सपोज करो मैंने यहां पे एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल लिया, सपोज करो अगर कहीं भी सिंगल बॉन्ड दिख जाए तो आप यहां पे हमेशा कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड रिप्रेजेंट करता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन को, और अगर कहीं भी डबल बॉन्डेड कार्बन दिख जाए तो ये इसको sp2 दिखाएगा, और अगर ट्रिपल बॉन्डेड कहीं कार्बन कार्बन के बीच में हो तो sp हाइब्रिडाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है। केवल इतना ध्यान रखें आप। अब कैसे, एक मैं बात इतनी चीज ध्यान रखना, एल्केन के केस में कार्बन कार्बन का सिंगल ही बॉन्ड है तो दोनों कार्बन sp3 के होंगे, यहां दोनों कार्बन sp2 होंगे, यहां पे दोनों कार्बन sp हाइब्रिडाइजेशन के होंगे। तो इस तरीके से हम ध्यान रख सकते हैं, सिंगल बॉन्ड है दोनों कार्बन पे कि डबल है कि ट्रिपल है वो दिखने में आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, अगर मैंने एक मॉलिक्यूल लिया CH3 CH2 और यहां पे CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, और यहां पे भी मैं क्या करूं, यहां पे मैं एक और बना ले रहा हूं CH3, इस तरीके से है। तो मेरे पास मैं कहूं इनमें प्रत्येक कार्बन की मुझे हाइब्रिडाइजेशन बताओ, क्या होगी हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन है इसमें बताने के लिए बहुत सिंपल होता है। अगर मैं बताऊं इस कार्बन को देखो, ये कार्बन कार्बन सिंगली बॉन्डेड अटैचमेंट में, तो ये भी कार्बन किसका होगा, sp3 का। भी मैंने बताया था अगर सिंगल बॉन्ड है तो sp3, तो और ये भी कार्बन क्या सिंगली बॉन्डेड है sp3। अगर मैं बात करूं यहां पे ये कार्बन कैसा सिंगली बॉन्डेड है sp3, ये भी कार्बन, बट ये कार्बन इधर डबली बॉन्डेड है। कुछ बच्चे इधर देख रहे होंगे इधर सिंगल है इधर डबल है, प्रायोरिटी मल्टीपल बॉन्ड की ज्यादा होगी। तो यहां पे देखते हैं, अगर यहां पे इस कार्बन को देखा तो ये कार्बन सिंगल से था ये भी सिंगल से था, तो दोनों sp3। यहां पे देखा एक तरफ डबल एक तरफ सिंगल, तो मल्टीपल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा है, तो इसकी जो प्रायोरिटी होगी, मैंने कहा डबल बॉन्डेड कार्बन होते हैं वो sp2 के होते हैं, तो यहां पे sp2 लिख दोगे, ये भी sp2 के लिख दोगे, बट ये सिंगली बॉन्डेड है तो ये sp3 लिख दोगे। इसी तरीके से कोई मान लो एक एग्जांपल और पूछ लेता है, मान लो मैंने लिया CH ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, इस तरीके से कोई मॉलिक्यूल बना दिया, कहेगा प्रत्येक कार्बन की हमें हाइब्रिडाइजेशन बताइए। तो यहाँ ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन ये दोनों हैं, तो ये ट्रिपली बॉन्डेड है तो ये sp हाइब्रिडाइजेशन रखेंगे, मैंने बताया ट्रिपली बॉन्डेड के लिए sp। अब ये डबली बॉन्डेड कार्बन है दोनों, तो ये मल्टीपल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा होती है तो ये sp2। ठीक है, ऐसा नहीं कि इनके बीच में सिंगल है तो ये दोनों sp3 कर दो, नहीं, यहां ध्यान रखना। ठीक है, मल्टीपल बॉन्ड की प्रायोरिटी मैंने पहले बताई है, बस ध्यान रखने का तरीका अपना है। ठीक है, उसको थोड़ा सा ध्यान देना। मल्टीपल बॉन्ड में ध्यान रखना, ट्रिपल बॉन्ड के लिए sp दोनों कार्बन में, डबल बॉन्ड के लिए क्या होगा sp2। और यहां पे अब वन में ये ना करना कोई एक डबल बॉन्ड से हो ट्रिपल बॉन्ड से हो तो टेट्रा वैलेंसी कंप्लीट होगी, पेंटा वैलेंसी थोड़ी रखता है वो। तो यहां पे ध्यान रखना ए सिंगल बॉन्डेड है तो ये क्या आएगा sp3। गॉट इट। तो इस तरीके से आप कोई भी मॉलिक्यूल हो, कैसा भी मॉलिक्यूल हो, जैसे मान लो कोई बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन से भी दे दे, मान लो किसी ने थोड़ा दिमाग लगाया बच्चे को इस तरीके से दे दिया, फॉर एग्जांपल वो कहेगा अच्छा बेटा प्रत्येक कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन बताओ, और यहां पे डबल कर दे, और मान लो उसके बाद भी बना दे, और यहां पे मान लो ट्रिपल कर दे, यहां पे इस तरीके से ये ऐसे मॉलिक्यूल दे दे, कहो बताओ प्रत्येक कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन। तो पहली बात तो टर्मिनल कहां है, ये कार्बन, यहां कार्बन होगा, यहां कार्बन होगा, यहां कार्बन होगा और यहां कार्बन होगा। आपको इतनी चीज समझ में आनी चाहिए। अब जरूरी नहीं है कि ये आपका बॉन्ड लाइन नोटेशन है तो इसको आप पहले चेंज करें, नहीं, जरूरत ही नहीं है। ये कार्बन कार्बन सिंगली बॉन्डेड है तो कार्बन कार्बन अगर सिंगली बॉन्डेड है तो ये कार्बन sp3 का होगा, सिंगली बॉन्डेड। और यहां पे आ गए इधर मल्टीपल बॉन्ड की दो कार्बन दिख रहे हैं तो मल्टीपल बॉन्ड का डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड में sp2, और यहां पे ये ट्रिपली बॉन्डेड है तो sp। बोलो आया कि नहीं? बहुत सिंपल होता है। जैसे मान लो मेरे से किसी ने कहा और एक स्ट्रक्चर दे दिया, फॉर एग्जांपल मेरे से किसी ने कहा ये लो इसको बताओ,
और कहे इस तरीके से आप इसमें कुछ भी कर सकता है, डबल बॉन्ड कर दे यहाँ पे डबल बॉन्ड कर दिया, ठीक है, यहाँ पे मान लो ट्रिपल बॉन्ड कर दिया, और वो यहाँ पे नंबर ऑफ आपसे प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी कार्बन और नंबर ऑफ हाइड्रोजन भी पूछ सकता है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी। तो यहाँ पे इस चीज को बहुत बारीकी से इतना ध्यान रखें, कार्बन कहाँ कहाँ होगा, टर्मिनल पे, यहाँ कार्बन, मैं कार्बन को दिखाई दे रहा हूँ, ये कार्बन है यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो देखो ये मल्टीपल बॉन्ड में डबली बॉन्डेड है तो sp2 का हो गया, ये सिंगल बॉन्ड है दोनों तो ये sp3 के हो गए, ये भी सिंगल बॉन्ड है sp3 का हो गया। अगर मैं इसकी बात करूं ये डबली बॉन्डेड है sp2, ये भी डबली बॉन्डेड sp2, ये ट्रिपल है तो sp। अगर कोई मुझसे कहता है टेट्रा वैलेंसी कंप्लीट करो, इसी की टेट्रा वैलेंसी अगर आप कंप्लीट करते, चलो इसको मैं साइड में इधर बना ले रहा हूं, सपोज करो इसी स्ट्रक्चर को मैंने इधर बनाया और आपसे कहता कि टेट्रा वैलेंसी भी कंप्लीट करो, और यहां पे अपने पास ट्रिपल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये भी डबल बॉन्ड। अब मुझसे कहता है टेट्रा वैलेंसी कंप्लीट करके दिखाओ, ठीक है ना, टेट्रा वैलेंसी कंप्लीट कर लो, ये कार्बन ही तो है, ये कार्बन है, मैंने कहा था कटा मुड़ा झुका जहां भी है कार्बन। तो यहां पे देखो क्या हो जाएगा, यहां पे देखो अगर मैं कार्बन को इसको बैलेंस करूंगा तो हाइड्रोकार्बन कोई भी, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ये दो बैलेंसेस की कंप्लीट हो रही, तो कितने बकाया, 2 हाइड्रोजन, 1 2 3 हो रही हैं भाई, 2 बॉन्ड ये, तीसरा ये, 1 2 3, तो 4 के लिए 1 की रिक्वायरमेंट। अब ये क्वाटनरी कार्बन है, ये क्वाटनरी कार्बन है, इसके 1 2 3 4 बॉन्ड कंप्लीट है, तो यहाँ पे नो रिक्वायरमेंट। और मैंने कहा था क्वाटनरी में कोई नंबर ऑफ हाइड्रोजन 0 होते, डज नॉट एग्जिस्ट, तो यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं चाहिए। इसके पास 1 2 बॉन्ड है तो 2 की रिक्वायरमेंट, इसके पास सिंगल है टर्मिनल पे तो 3 की। ये देखेंगे जो ये वाला कार्बन है, ये 1 2 3, तो इसके पास 4, 1 2, तो इसके पास 2, इसके पास देखेंगे ये 1 3 4, तो ये भी क्या है, इसके भी कंप्लीट है टेट्रा वैलेंसी। इसकी देखेंगे 1 3 है तो इसके मतलब 4। तो इस तरीके से हम क्या कर लेंगे, आप इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन मतलब टेट्रा वैलेंसी कार्बन की कंप्लीट कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल चीज है, चाहे कोई भी हाइब्रिडाइजेशन पूछे, है ना, और हाइब्रिडाइजेशन भी सिंपल होगी अपने लिए, किसी भी नंबर, किसी भी मॉलिक्यूल का, या मैं बोल दूं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का जो कितने फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, और अगर एल्केन की जगह एल्कीन भी हो सकता था, एल्काइन भी हो सकता है, उससे क्या फर्क पड़ता है। जैसे मान लो कोई मुझसे ऐसे बोल रहे ब्यूटीन, अब मुझसे कहे ब्यूटीन, तो अपने को पता चल रहा ना ईन आ रहा तो मतलब एल्कीन है, और एल्कीन में क्या होता है CnH2n होता है। ब्यूट का मतलब मैथ है प्रोप ब्यूट 4, n की वैल्यू 4 रखोगे तो ये C4H8 हो जाएगा। अब मुझे इसका फॉर्मूला अगर रिप्रेजेंट करने कोई कहे तो मुझे मालूम कार्बन 4 है, कहीं एक कार्बन पर डबल बॉन्ड होगा, मान लो मैं अपनी मर्जी से यहाँ भी रख सकता हूँ, यहाँ भी रख सकता हूँ, यहाँ भी रख सकता हूँ, ये अपने हाथ में होता है, ठीक है, किसी भी जगह पर रख सकते हो आप, क्योंकि हमें स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है यहाँ से। तो अब अगर मैं नंबर ऑफ हाइड्रोजन की बात करूँ, बाद बाकी सब जगह पे क्या करोगे, सिंगल बॉन्ड कर दोगे। तो यहाँ पे टेट्रा वैलेंसी कंप्लीट कर दो। अब इसको 1 2 बॉन्ड कंप्लीट है तो 2 की रिक्वायरमेंट, 1 2 3 है तो 1 की रिक्वायरमेंट, 1 2 है तो 2 की रिक्वायरमेंट, 1 है तो 3 की रिक्वायरमेंट। अब यहाँ पे देखोगे तो 2 3 और 2 5 और 3 8 कंप्लीट हो गए। इसका कंडेंस भी बना सकते हो, वो एक्सपेंडेड भी बना सकती है। कंडेंस्ड हो गया तो एक्सपेंडेड करोगे तो कैसे करोगे, ये देखो 2 हाइड्रोजन, अब चाहे इधर ऊपर नीचे या साइड में दिखा सकते हो, ये 1 कार्बन 1 हाइड्रोजन, ये 2 हाइड्रोजन दिखा दो यहाँ पे, और ये 3 हाइड्रोजन दिखा दो। यार बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। अगर मुझसे कहता है इसका बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन दिखाओ तो कौन सी बड़ी बात है, 4 कार्बन दिखाने हैं, 1 2 3 और 4, और पहले कार्बन पे ही मैंने क्या लगा दिया, डबल बॉन्ड, तो मैंने पहले कार्बन पे डबल बॉन्ड लगा दो, हो गया बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। अरे कुछ भी आए, मतलब सिंपल है। अगर आप ध्यान से इसको देख रहे हैं तो ये सब चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, बहुत सिंपल होती हैं। चलिए एक बहुत ही खास बात मैं बताना चाहूंगा, एक बार इसको देख ले, मैंने इसमें क्या बताया। वैसे मैंने बताया तो आराम से है, फिर भी आप इसको देख सकते हैं कि मैंने हाइब्रिडाइजेशन के अंदर क्या क्या बता दिया। और मैं इसको ऊपर की तरफ शिफ्ट कर रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट लेते रहें, ठीक। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट। खास पॉइंट यहां पे लिखा हुआ है हमारे पास ही कुछ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है इनके हाइब्रिडाइजेशन के केस में, तो यहां पे ध्यान दें। इसको पहले पढ़ते हैं। द लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट एट द नाइबरिंग पोजीशन ऑफ पाई बॉन्ड। अगर नाइबरिंग पोजीशन का मतलब पड़ोसी, जानते हो, पाई बॉन्ड का मतलब या तो डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, तो विल नॉट बी कंसीडर्ड इन हाइब्रिडाइजेशन। मैंने कहा था पाई बॉन्ड डज नॉट टेक पार्ट इन द हाइब्रिडाइजेशन। और दूसरा केस ये भी इंपॉर्टेंट है कि लॉन पेयर हो या नेगेटिव चार्ज हो। भाई नेगेटिव चार्ज का मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन उसके पास कैरी कर रहा है, तभी तो नेगेटिव चार्ज हो रहा है। तो यहां पे इस केस में हम लोग कैसे करते हैं, मैं एक एग्जांपल से समझाना चाहूंगा। यहां पे भी इसके भी बहुत अच्छे एग्जांपल अपने लोग ले सकते हैं। जैसे सपोज करो मैंने कहा CH3 CH2 और यहां पे मैंने CH2 बना के एक नेगेटिव चार्ज लगा दिया। आप चाहे नेगेटिव चार्ज
चार्ज बना दो या एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस दिखाने के लिए आप यहां पे इलेक्ट्रॉन, तो नेगेटिव चार्ज है। तो यहां पे कहीं मल्टीपल बॉन्ड दिख रहा है आपको, कहीं भी देखिए मल्टीपल बॉन्ड दिख रहा नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब आप समझें कि यहां पे ये सिंगली बॉन्डेड, ये sp3 होगा, ये भी sp3 होगा और ये भी sp3 होगा, क्योंकि जो ये पेयर ऑफ नेगेटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव चार्ज ये बोल रहे लोन पेयर, भाई पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब एक्स्ट्रा चार्ज, दोनों में से अगर कोई भी अगर कैसा है, लोकलाइज्ड है, फिक्स पोजीशन है, अगर वो क्या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का ड्रॉ नहीं कर पाएंगे हम, क्योंकि अगर नेगेटिव चार्ज को आगे शिफ्ट करेंगे तो कोई भी आगे मल्टीपल बॉन्ड ब्रेक करने को नहीं है। तो अगर ये लोकलाइज्ड है, लोकलाइज्ड, तो लोकलाइज्ड पोजीशन है अगर नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर की, तो यहां पे क्या करेंगे कि यहां पे जैसा बॉन्ड दिख रहा है वैसे ही आप हाइब्रिडेशन को शो कर देंगे, जो मैं पीछे बता के आऊंगी, ये सभी सिंगल ही बॉन्डेड हैं। बट इसी केस में अगर कोई ऐसे करके आपको दे दे मॉलिक्यूल, सपोज करो मैंने यहां पे CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 और ये नेगेटिव चार्ज, अब मुझसे कहे कि अब हाइब्रिडाइजेशन बताओ, तो यहां पे दिक्कत आ जाएगी अब आपको करने में। कैसे? पहली बात तो ये डबल बॉन्डेड दिख रहे हैं, तो हमको लगेगा ये डबल बॉन्डेड है, sp2 है, ये भी sp2 है, और इसको हम लोग सोचेंगे कि ये sp3 है। बट यहां पे रुक जाना, ये सिंगल दिख जरूर रहा है पर ये sp3 नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पे जो नेगेटिव चार्ज है, एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो या लोन पेयर हो, ये कैसा है, डीलोकलाइज्ड। डीलोकलाइज, अब डीलोकलाइज क्यों है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड टू द नेक्स्ट कार्बन एटम। तो देखो यहां पे बोल सकते हैं डीलोकलाइज्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड या पाई बॉन्ड, डबल बॉन्ड नेक्स्ट टू इट। अब देखें इसके नाइबरिंग एटम पे मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है। अगर मल्टीपल बॉन्ड में कौन कौन आता है, डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। अगर जब लोन पेयर ये नाइबरिंग एटम पे प्रेजेंट है तो ये कंसीडर कब करते हैं, मैंने बताया अगर लोकलाइज्ड है तो नहीं करेगा, अगर डीलोकलाइज्ड है तो यहां पे ध्यान रखना कि डीलोकलाइज के केस में क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, आप एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पे क्या करेंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब ड्रॉ करेंगे तो यहां पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया और ये ट्रांसफर इधर की ओर कर देगा, ये पाई बॉन्ड तो ये इधर की तरफ नेगेटिव चार्ज कैरी कर लेगा। मतलब सिंपल सी चीज है, अब की बार ये CH2 माइनस आ जाएगा CH और यहां पे डबल बॉन्ड CH2 आ जाएगा। ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ, आप देखिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में तो ये क्या कर रहा है, आपस में इसकी फिक्स पोजीशन नहीं है, डीलोकलाइज हो रहा है, लगातार मूवमेंट कर रहा है। तो इस जगह पे ध्यान रखना ये भी sp2 का है, क्योंकि यहां पे भी चांस है डबल बॉन्ड बनने के। बट इस केस में ये नेगेटिव चार्ज लोकलाइज्ड है, फिक्स है, मूवमेंट नहीं कर रहा है, तो उस केस में जैसा हमें बॉन्ड दिख रहा है वैसे ही हम लिखते हैं। तो यहां तो सेम दिख रहे थे बॉन्ड, डबल बॉन्ड की वजह sp2 यहां सिंगल बॉन्ड की वजह sp3 पर यहां पे ये लोकलाइज्ड नहीं है, डीलोकलाइज नहीं कर रहा है, तो ये सिंगल बॉन्ड्स की देखा। बट यहां पे ये डीलोकलाइज कर रहा है, मतलब मूवमेंट कर रहा है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो इसका मतलब है यहां पे डबल बॉन्ड बन सकता है। तो ये चीज जो है यहां पे ध्यान देना हाइब्रिडाइजेशन के लिए कि अब ये सिंगल की जगह sp3 ना लिख के यहां पे sp2 लेंगे। वैसे इतना चीजें आपने को एकेडमिक में नहीं जरूरत पड़ती, कंपटीशन में जरूरत पड़ती है, तो हम लोगों ने जो पढ़ा उसको देख लेते हैं जल्दी से। वैसे मैं अगर पेज पे अगर बताऊं तो मैं यहां पे बता दे रहा हूं, एक नजर में देखें हम लोगों ने क्या पढ़ा, एक नजर जल्दी से बताएं। हमने देखा क्या, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को हम कितनी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या तो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ड्रॉ कर सकते हैं, लिख सकते हैं, या स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिख सकते हैं, और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में भी हम उसका एक्सपेंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिख सकते हैं, कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिख सकते हैं, और इसके साथ साथ तीसरा वे है बॉन्ड लाइन नोटेशन या रिप्रेजेंटेशन। तो अपने देखा ये तीन वे हमने पढ़े ABC, और इसके अंदर भी हमने दो तरीके देखे, बोलो आया कि नहीं। इसके बाद हमने इसमें क्या पढ़ रखा है, ये पढ़ने के बाद हमने हाइब्रिडाइजेशन की जानकारी ली। जो हाइब्रिडाइजेशन है वो अपने में, हाइब्रिडाइजेशन जो अपने को ध्यान रखना है, ध्यान इतना रखना है कि अगर कहीं भी नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और लॉन पेयर अगर 2 हैं तो
p हाइब्रिडाइजेशन होगा, 3 है तो sp2 देख लो ना, एक s एक p, एक s 2 p तो 3 हो जाएंगे, और sp3 में क्या होगा, एक s 3 p ऑर्बिटल है तो ये 4 होगा। और इनकी जो शेप होती है और वो लीनियर होती है, 180 का बॉन्ड एंगल होता है, यहाँ पे ट्राइगोनल होता है, ट्राइगोनल प्लेनर होता है, और ये 120 का बॉन्ड एंगल लगता है, ये टेट्राहेड्रल होता है, और यहाँ पे ये 109 डिग्री 28 मिनट का बॉन्ड एंगल होता है। ये बॉन्ड एंगल, ये शेप है। अगर मैं बात करूं यहाँ परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर की, तो परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर जो होता है उसमें हमें ध्यान रखना दोनों 50-50% होंगे, एस भी 50। यहाँ पे कितना होगा, ये 1/3 है एस, तो ये 33 100/3 कर दोगे तो इतना आ जाएगा परसेंट, और यहाँ पे 1/4 है तो इतना आ जाएगा। अगर परसेंटेज ऑफ पी की भी बात करता तो 100 माइनस ये 50 करते, यहाँ 100 माइनस 33.3 करते, और यहाँ 100 माइनस क्या करते, 100 माइनस यहाँ 25 करते, तो ये 75 आ जाता है, ये 66.6 आ जाता, और ये भी कितना है 50% आ जाता। और ध्यान एक चीज और रखनी कि जो परसेंटेज ऑफ एक्स कैरेक्टर होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितनी ज्यादा परसेंटेज ऑफ एक्स कैरेक्टर उतना ज्यादा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। इसके साथ साथ हमने और क्या सीखा, इसके बाद हमने सीखा जो एल्केन एल्कीन एल्काइन होते हैं, जो सिंगल एल्केन होते हैं, यहाँ पे एल्केन एल्कीन और एल्काइन के केस में हमने यहाँ पे क्या देखा, ये सैचुरेटेड होते हैं, ये अनसैचुरेटेड होते हैं। यहाँ पे क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, कार्बन कार्बन मल्टीपल डबल बॉन्ड के साथ होते हैं। यहाँ कार्बन कार्बन जो होता है वो कैसा होता है, ट्रिपल बॉन्डेड होता है। यहाँ पे ध्यान हमें एक चीज का और देना है, क्या देना है, यहाँ पे जो कार्बन होते हैं वो दोनों sp3 के होते हैं। ये वाले कार्बन sp2 हाइब्रिडाइजेशन के होंगे, ये वाले sp हाइब्रिडाइजेशन के होंगे, ठीक है। उसके साथ साथ हमने क्या ध्यान देना है कि पाई बॉन्ड जो होता है वो डज नॉट टेक पार्ट इन द हाइब्रिडाइजेशन, ये चीज ध्यान रखनी है। और क्या ध्यान रखना है, इसके साथ साथ क्या ध्यान रखना है कि एल्केन में जो होता है एक सिग्मा होता है, इसमें एक सिग्मा एक पाई होता है, और इसमें एक सिग्मा 2 पाई इलेक्ट्रॉन 2 पाई बॉन्ड होते हैं। इन चीजों को ध्यान रखना है। और तीसरा लास्ट में जो हमने अभी बताया था वो अपने को पता है कि लोन पेयर नेगेटिव चार्ज अगर नाइबरिंग एटम पे है तो वहां पे ध्यान रखना, उसमें एक चीज ध्यान रखना कि नेगेटिव चार्ज अगर नाइबरिंग एटम पे है, मल्टीपल बॉन्ड में ध्यान देनी बात, बाकी अगर कहीं मल्टीपल बॉन्ड नहीं है तो उसको ध्यान ही नहीं देना। जैसे हमें दिख रहा है बॉन्ड, इसके अकॉर्डिंग हम हाइब्रिडाइजेशन लिख लेंगे। पर अगर मल्टीपल बॉन्ड है तो वहां ध्यान रखना, वहां डीलोकलाइजेशन होगा पाई बॉन्ड का, मतलब उस उन इलेक्ट्रॉन्स का, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स का, तो वहां पे क्या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ हो सकता है। तो वहां पे जैसा दिख रहा होगा वैसा नहीं होगा, वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के थ्रू पता चल जाएगा कि वहां पे होने वाले हाइब्रिडाइजेशन क्या है, जो मैंने आपको पीछे समझाया है। तो आज के इस लेक्चर में हमने बहुत कुछ जाना, बहुत कुछ सीखा, और उम्मीद करते हैं ये चीजें आपको बेहतरीन ढंग से समझ में भी आ रही होंगी। अगर मैं दिखाऊं एक नजर में तो मैंने ये सब आज सीखा है, और देखने को तो ये बहुत कम है। जैसे हमने यहाँ पे एक चीज बताई कि कोई भी स्ट्रक्चर दे दे, कोई भी मॉलिक्यूल दे दे, मान लो मुझसे कहता है नॉर्मल ब्यूटेन है, ब्यूटीन ने कुछ भी कह दे, तो इसका मतलब एल्केन में क्या होता है, CnH2n+2 होता है, और यहाँ पे जैसे ही मैं 4 रखूंगा C4H10 आ जाएगा। अगर इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, अगर मैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूले की बात करूं, अगर मैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूले में 2 फॉर्मूले बन सकते हैं, या तो एक्सपेंडेड या कंडेंस्ड। अगर मैं एक्सपेंडेड की बात करूं तो C यहाँ पे 4 C हो जाएंगे, और यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन टेट्रावैलेंसी 1 2 3, यहाँ पे 2 की रिक्वायरमेंट है। आप 4 बॉन्ड को टेट्रावैलेंसीज की कंप्लीट करना सीख गए हैं। यहाँ पे इनको उठा के ऐसे रख दो, CH3 CH2 CH2 और CH3, तो अपने आप ये नंबर ऑफ हाइड्रोजन भी चयन आ जाएगा। इसके बाद मैंने बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन भी बताया कि 1 2 3 एंड 4। अगर आपके पास नंबर ऑफ कार्बन अगर इवन या ऑड है, यहाँ पे कितना इवन है, 4 है तो इवन है, तो देखें दोनों कैसे यार, इवन के केस में टर्मिनल अपोजिट डायरेक्शन में हो रहे हैं, अगर ये ऑड होता तो सेम डायरेक्शन में होते हैं। तो इतनी चीजें हमने आपको सिखाई, और उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीजें बहुत मजेदार लग रही होंगी। जिनकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके कॉन्सेप्ट अच्छे नहीं है वो जरूर देखें, और अगर चीजें आपको ये बेहतर ढंग से समझ में आ रही हैं, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में हम लेके आ रहे हैं आईपीएससी। और आईपीएससी चाहे बच्चा 10th का हो, 11th का हो, 12th का हो, चाहे फाउंडेशन बैच का हो, चाहे नीट का हो, चाहे आईआईटी का हो, चाहे ग्रेजुएशन का हो, चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन का हो, वो सभी के काम में आने वाली आईपीएससी आप लोग सीखेंगे। बिल्कुल जीरो से हीरो तक का सफर हम लोग तय करेंगे। नॉमेनक्लेचर के केस में देखेंगे बेहतरीन नॉमेनक्लेचर्स को। पहले हम लोग शुरुआत में बहुत बेसिक नॉमेनक्लेचर को सीखेंगे, कहां पे ज्यादा गलतियां होती हैं वो भी जानेंगे। अगर ये सीरीज आपको बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बेहतरीन ढंग से समझ में आ रही है तो उम्मीद करता हूं आप इसको लाइक भी करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर भी करेंगे, और पहली बार अगर सब्सक्राइब कर रहे हैं तो आप प्रेस द बेल आइकन प्लीज। और आप लोग कमेंट करके ये बताएं आपको कितना मतलब कैसा लग रहा है, कैसा महसूस रहा, अपनी फीलिंग को जरूर कमेंट करके बताएं। और उम्मीद करता हूं कि ये सीरीज में लगातार आपको प्रोवाइड कराता रहूंगा। इसी तरीके से आप स्वस्थ मन से घर पर पढ़ते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।